जी, लिटरेरी टर्म्स आज मैंने सिर्फ आज के लिए सिर्फ 2 प्रिपेयर किए हैं और वजह उसकी ये है कि जो हमारा बाकी काम है आज वो काफ़ी लेंथी है। राइटर तो शायद हम एक ही कर पाएँगे, लेकिन बाकी जो हमारा रेस्टोरेशन पीरियड को पूरा डिस्कस करेंगे और जो आपके ज़हन में क्वेश्चंस थे चार्ल्स टू के बारे में, जेम्स टू के बारे में और जो इस तरह का सारा टाइम पीरियड है, तो उसको ज़रा हम आज देखते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये इसकी तरफ आते हैं, लिटरेरी टर्म जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो आप सब ने ऑस्कर वाइल्ड का वो ड्रामा ज़रूर पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है? अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो उससे कोई और मिलता-जुलता ऑस्कर वाइल्ड का यानी कि कोई ना कोई ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आम तौर पे कोर्सेज़ के अंदर ये शामिल है। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर मैनर्स की कॉमेडी क्या होती है कि कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कोई फूल आ रहा है या ऐसा नहीं हो रहा कि कोई स्पेशली कोई जोकर रखा हुआ है या कोई कॉमिक रिलीफ का सीन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि पूरा ड्रामा ही के अंदर कॉमेडी होती है, ठीक है? अब जो कॉमेडी थी ना पुराने जो दौर था, उसमें कॉमेडी इस तरह चलती आ रही थी कि वल्गर किस्म की चीज़ें होती हैं। वल्गर से मुराद ये नहीं है ये प्लीज़ जो भी स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं ये ना करें प्लीज़। अच्छा, तो वर्बल सॉरी मैं ये कह रहा था कि पुराने ज़माने में जब ये कॉमेडी जो थी उसमें वल्गर से मुराद मैं बता रहा था कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वल्गर से मुराद ये नहीं है कि कोई उसमें ऐसे ही जिसको हम वल्गैरिटी को आजकल के मायने में लेते हैं, इस तरह का मतलब नहीं था, बल्कि वल्गर का मतलब ये था कि ऐसी चीज़ जो कि मैनर्स के खिलाफ हो या कोर्टली मैनर्स के खिलाफ हो, ठीक है? तो वो एक आधा कैरेक्टर आता था, वो इस तरह के सारे काम करता था, ठीक है? और जो स्पेशली कॉमेडीज़ थी, उनके अंदर लव स्टोरीज़ हुआ करती थी, ठीक है? लव स्टोरीज़ थी और उनके अंदर जो सीन्स थे, वो बस जो ऑडियंस को खुश करने के लिए, ठीक है? लेकिन फिर एक ऐसा कॉमेडी जो है वो डेवलप हुई और रेस्टोरेशन में हुई, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, हमने आज पढ़ना वो उसी के अंदर ही डेवलप हुई है। रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर जो कॉमेडी डेवलप हो रही थी, इसके अंदर लोग तंज़ो मज़ाह नहीं जिसे हम कहते हैं, ठीक है? वो तंज़ो मज़ाह वाली ट्रेजेडी थी, ठीक है? कॉमेडी थी सॉरी। तो इस कॉमेडी के अंदर सारे जो कैरेक्टर्स थे, वो सारे दूसरों से एक तरह से डायलॉग की फॉर्म में उनकी एक तरह से लड़ाई चलती रहती है और यानी कि वो एक तरफ से कोई डायलॉग आता है और दूसरी तरफ से कोई और डायलॉग आता है, ठीक है? और इन डायलॉग्स के दरमियान एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और वो सटायर किसे कर रहे होते हैं? वो सटायर कर रहे होते हैं जो मैनर्स उसके अंदर शो किए जा रहे होते हैं, जो फ़ज़ूल मैनर्स हैं। जिस तरह ऑस्कर वाइल्ड का जो ड्रामा है अगर फ़र्ज़ करें आपको अगर याद है तो उसके अंदर 2 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके डायलॉग्स और उनके कैरेक्टर को एक्सपोज़ किया जा रहा है और उनके मैनर्स को एक्सपोज़ किया जा रहा है और सटायर करने के लिए, उनके मैनर्स के ऊपर सटायर करने के लिए डायलॉग्स ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी उनका सर्वेंट आके कोई ऐसी बात करता है, कभी जो ग्वेंडोलिन एक जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है, एक प्रोटैगनिस्ट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसकी आंट आके कोई बात कर देती है, ठीक है? उसके बाद अर्नेस्ट जो है वो कोई बात करता है, उसके बाद कोई सिसिली जो है वो कोई बात करती है और इस तरह जो पूरा ड्रामा है उसके अंदर बस हम यही देखते हैं कि किस तरह मैनर्स के ऊपर हंसा जा रहा है, लोगों के जो अंदाज हैं और तरीक़ाकार है उन पे हंसा जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी जो अगर बिल्कुल बिगिनिंग में जाएँ तो ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर हमें 2 तरह की ग्रीक ड्रामा के अंदर हमें 2 तरह की कॉमेडीज़ मिलती हैं, ठीक है? एक तो कॉमेडी वो है जो कि अरिस्टोफनीज़ ने इस्तेमाल की है, ठीक है? और अरिस्टोफनीज़ एक जो है ना वो उसका कॉमेडी है, उसका नाम है फ्रॉग्स फ्रॉग्स एंड पता नहीं क्या उसका नाम है फ्रॉग्स पर हाँ शायद फ्रॉग्स ही है सिर्फ उसका नाम। उसमें उसने जो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स हैं उनको सटायर करने के लिए उसने कॉमेडी एक तरह से वो लिखी थी, ठीक है? और फिर उनके एक चेंज आया और उसके अंदर एक और कॉमेडी आनी शुरू हो गई, वो मिनेंडर की थी, ठीक है? मिनेंडर की जो कॉमेडी थी, इसके खिलाफ बहुत से लोग हो गए थे, ये जो क्लासिकल ट्रेंड वाले थे वो इसके बड़ा खिलाफ थे, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो पर्पस था वो सटायर और ये सारा ज़्यादा था, ठीक है जी? और उसके साथ-साथ एक तरह से वल्गैरिटी भी ज़्यादा हो जाती है। वल्गैरिटी वही ओल्ड सेंस में वो क्यों ज़्यादा हो जाती है? वो इसलिए कि आपने उनके वो मैनर्स दिखाने होते हैं जो घटिया होते हैं, ठीक है? जो फ्रिवोलस मैनर्स हैं हमने उनको जो है ना वो फ़ोकस करना होता है। उनको फ़ोकस नहीं करना होता जो एक बड़े
अच्छे किस्म के मैनर्स हों, ठीक है। तो उसमें कोई अच्छा मैनर कोई आता ही नहीं है। सारे मैनर्स जितने भी दिखाए जाएंगे वो सारे फ्रिवोलस किस्म के होंगे, घटिया होंगे और लो लाइफ को शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रामा था, अच्छा जो हमने शुरू में देखा था ना ड्रामा टेरेंस एंड प्लॉटस का, वो ड्रामा ओल्ड स्टाइल पे फोकस कर रहा था, ठीक है। वो ड्रामा अरिस्टोफनीज के स्टाइल पे था। टेरेंस एंड प्लॉटस इटालियन राइटर्स थे जो लैटिन में लिख रहे थे, ठीक है। और इन मॉडल्स को फॉलो किया गया था क्लासिकल एज के अंदर, यानी कि जो बिल्कुल रेनेसांस, प्री रेनेसांस एज या आप कह लें या रेनेसांस से पहले, इनको फोकस किया जा रहा था, ठीक है जी। यानी कि ग्रेट एज ऑफ ड्रामा भी आई नहीं थी, उससे पहले ये सब कुछ चल रहा था उस दौर में कॉमेडी का। अच्छा, और ये जो यहाँ पे लिखा है इसको जरा आप देखते हैं। कहता है द बिहेवियर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैन and women living under specific social codes, it tends to be preoccupied with the codes of the middle and upper classes and is often marked by elegance, wit and sophistication. अच्छा जी, अब वो कहता है कि एलिगेंस ऑफ विट है, ये यहाँ से मिस हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो सोशल कंडीशन, स्पेसिफिक सोशल कंडीशन से मुराद क्या है कि आपने एक टाइम पीरियड को ही जाहिर बात है हिट करना होता है, ठीक है। और उस टाइम पीरियड को आप देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज़, फ़र्ज़ करें हम आजकल के अगर अपने दौर को देखें तो हमारे दौर में सोशल मीडिया एक तरह से बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का जो टाइम पीरियड है, इसको अगर आप सिर्फ फिट करना चाहें, लोगों के मैनर्स को अगर आप दिखाना चाहें, और जिस तरह कुछ होते भी हैं, कुछ छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाई भी जाती हैं कि लोग किस तरह अपने मोबाइल के अंदर इतना बिजी हैं कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे या अपने रिलेशंस को टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे। तो ये भी एक तरह से यही कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही होती है, ठीक है। और इसके अंदर मिडिल क्लास और अपर क्लास के जो स्पेसिफिक कोड्स हैं, अब ये कहाँ पे होते थे उस जमाने के अंदर, जो अपर क्लास थी उसके स्पेसिफिक कोड्स थे, वो उनके कोड से हटते नहीं थे। यानी कि अगर उन्होंने एक फुटमैन रखा हुआ है और गाड़ी का दरवाज़ा, जो उनके कार्ट्स वगैरह होते थे, जो भी उनकी कोचेस थी, उनके दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने वैलेज रखे हुए हैं, ड्राइवर्स अलग हैं उनके पास, जो और सारे स्टेबल मैन अलग हैं। ये सारा उनका एक प्रोटोकॉल होता था, अगर वो इसको फॉलो ज़रूर करते थे, ठीक है। और इसीलिए आपने आमतौर पे आपने देखा कि किस तरह जी वो लोग इतने अमीर अमीर लोग होते थे, लेकिन वो किसी स्टेज पे जाके बिल्कुल कर्जों तले दब जाते थे। अब वो होता क्या था कि उन्होंने अपने जो एरिस्टोक्रेटिक मॉडल जो बनाए हुए थे, जो कोड थे उनके, उसको मेंटेन करने के लिए उनको ये सारा एक्सपेंस वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता था। और अगर उनके कभी हो जाते थे खराब तो फिर वो लोन्स लेते थे, ठीक है। और ये भी आपको ऑस्कर वाइल्ड के उस ड्रामा में नजर आता है, वो हम आगे जब पढ़ते जाएंगे तो विक्टोरियन एज के अंदर आएगा ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। अच्छा, और विट एंड सोफिस्टिकेशन से, यानी कि जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज, यानी कि वो बाहिर लग रहा होता है कि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन उसके अंदर एक मजाक का एलिमेंट होता है। अगर आपको याद हो अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, तो उसके अंदर जो बेलिंडा के मैनर्स हैं और जो बैरन के मैनर्स हैं और जो पूरी उनकी जो टी पार्टी हो रही है और ऑम्बर की गेम चल रही है, उसके अंदर उनके मैनर्स हैं वो बड़े हंसने वाले हैं, यानी कि बंदे को उसमें हंसी आती है। अच्छा, और इंग्लिश कॉमेडी को अगर आपने देखना है तो शेक्सपियर की 2 कॉमेडीज इसमें आती हैं, मच अडू अबाउट नथिंग और लव्स लेबर लॉस्ट। ये आपने जो दोनों नोट कर लें, क्योंकि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स और मेलोड्रामा को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या थी कि इस दौर के अंदर जो मैंने बातें बताई हैं आपको पहले ही के वल्गैरिटी और इस दौर में तो वाकई रियल वल्गर जो हमारा मॉडर्न सेंस है उसके अंदर भी ये जो है ना वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और उसकी वजह क्या थी वो हमने आज डिस्कस करनी है, तो वो आगे जाके आ जाएगी कि रेस्टोरेशन कॉमेडी इस तरह की क्यों थी, ठीक है जी। और इसके अंदर अगर आप देखें कि अपर क्लास की जो सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको एक तो हिट कर रहा है। दूसरा इसके अंदर जो बड़ा एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, विट का एलिमेंट है। विट क्या होता है, यानी कि बड़े अच्छे डायलॉग्स जो कि बड़े एप्ट हों, बड़ी सिचुएशन के ऊपर लिखे गए हों और बोले जा रहे हों। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप देखें कि इसमें वो करते किस तरह है। वायलेशन ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स एंड डेकोरम बाय वुड बी विट्स, जेलस हस्बैंड्स, conniving rivals and foppish dandies। अच्छा, डैंडी एक कल्चर था। अगर आपको रिप ऑफ द लॉक का तो मैंने जिक्र किया ही है, तो उसके अंदर अगर आपको वो बैरन याद हो तो बैरन जो है वो एक डैंडी है, ठीक है। ये एक
बड़े मॉडर्न किस्म के लोग थे हर दौर के अंदर, यानी कि जो मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं और सारे फैशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मॉडर्न फैशन आता है उसको पूरा पूरा फॉलो करते हैं, उनको डैंडी कहा जाता है, ठीक है। और ये आमतौर पर फ्लर्टियस नेचर के और इस तरह के लोग होते हैं। तो ये जो डायलॉग्स और जो डेकोरम है ये डिस्ट्रॉय किस तरह किया जाता है, वो डेकोरम डिस्ट्रॉय इन चीज़ों से किया जाता है। वुड बी बिट्स यानी कि जो बड़े स्मार्ट एलेक जिसे आप कहते हैं, स्मार्ट एलेक कहते हैं जो बड़ा सियाना बन रहा हो, सियाना हो ना, सियाना बन रहा हो, ठीक है। तो ये वुड बी बिट्स वही होते हैं। तो स्मार्ट एलेक्स जो है वो इसको जो है ना वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है जेलस हस्बैंड्स, ये जेलस हस्बैंड्स इस तरह होते थे कि वो पार्टीज़ के अंदर अगर आपके जहन में नहीं, आपने कोई ड्रामा ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिसके अंदर ये ओथेलो नहीं है जेलस हस्बैंड, ठीक है, ओथेलो किसी और तरह का जेलस हस्बैंड, ये वो जेलस हस्बैंड्स हैं जो पार्टीज़ के अंदर आते हैं लेकिन इनको कोई जो है वो एक तरह से आवभगत नहीं इनकी होती, ठीक है। और ये उन पार्टीज का जिक्र हो रहा है जो कि उस दौर में हो रही थी बिलिंडा वाले एज के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर खवातीन का ज्यादा रोल है और मर्दों का कोई इतना रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ डैंडीज हैं या फिर खवातीन है और इसमें कोई नहीं होता था, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने एग्जांपल जो दी हुई है ये आप देख लें कि ऑस्कर वाइल्ड की एग्जांपल भी है और बर्नार्ड शॉ की भी है, ठीक है। बर्नार्ड शॉ भी हम आगे जाके मॉडर्न एज के अंदर ये भी आएगा, ठीक है, विक्टोरियन और मॉडर्न ये दोनों के अंदर आएगा। अच्छा जी, अगली जो टर्म है वो पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये है कॉन्सीट। कॉन्सीट आपको पता है हमने यूज किया था जब हम जॉन डन की पोइट्री यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री हम कर रहे थे, ठीक है। एक मिनट जरा। अच्छा जी, तो कंसीट में ये एक लिटरेरी टर्म है, ये इसको टाइपो हो गया यहाँ पे, इट एज अ लिटरेरी टर्म लिखा गया, टर्म है ये। अच्छा, ये एक फिगरेटिव डिवाइस है जो हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, दोबारा ज़रा इसको कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं भी थे। फिगरेटिव डिवाइस है और इसके अंदर किया क्या जाता है कि कोई भी मेटाफर या सिमिली, तो वो तो आपको पता है कि मेटाफर और सिमिलीज क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि हम रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो मेटाफर और सिमिली है वो हाइपरबोली के साथ यूज किया जा रहा होता है, यानी कि बहुत ही फार फेच्ड होता है, ठीक है। तो कंसीट की सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो फार फेच्ड इमेजरी कह सकते हैं आप, ठीक है। फार फेच्ड इमेजेस किसी भी किस्म के हो सकते हैं, तो वो यानी कि मेटाफर सिमिलीज वगैरह के अंदर भी ये इमेजेस आ सकते हैं। और ऑक्सीमोरॉन एक यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है जो अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन आपको नजर आए। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है टू अपोजिंग आइडियाज ज्वाइंट इन वन वर्ड या यूज्ड इन एज वन वर्ड, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। और ये करता क्या है, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी तो आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ऑनेस्ट थीफ कहता है उसमें, जब ओथेलो उसको लेके भाग जाता है तो फिर उसके बाद इसके बारे में कहा जाता है ऑनेस्ट थीफ, ठीक है। अब एक तो थीफ नेगेटिव टर्म है, ऑनेस्ट पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो बड़ा डबल हो जाता है। यानी कि वो ही इज ऑनेस्ट इन स्टीलिंग, अगर ऑनेस्ट थीफ है तो इसका मतलब क्या है, ही इज ऑनेस्ट विद हिज वर्क, यानी कि बड़ा पक्का किस्म का चोर है, ठीक है। और इसी तरह ऑनेस्ट लायर भी एक जगह पे शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, ऑनेस्ट लायर। अब लायर तो वैसे ही डिसऑनेस्ट बंदा है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट लायर का मतलब क्या है कि वो इतनी ऑनेस्टी के साथ झूठ बोलता है, कभी रुकता ही नहीं है, ठीक है, हमेशा झूठ ही बोलता है। तो ये जो ऑक्सीमोरॉन है ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्म के अंदर, यानी कि कंसीट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि इफेक्ट जो है उसको एनहांस किया जाए, डबल टू डबल द इफेक्ट, ठीक है, और उसको एग्जैजुरेट करना, ये भी एक उसके अंदर शामिल है। और ये टर्म कहाँ से निकली है? ये इटालियन टर्म थी एक, कॉन्सेटो, और वहां से जो है ना ये कंसीट का वर्ड निकला, ठीक है। वैसे कंसीट का वर्ड जो है वो उससे भी है, सॉरी, कंसीट का वर्ड जो है वो लैटिन भी जो वर्ड थे कॉन्सेप्ट, ये उससे लिया गया है, ठीक है। यानी कि लैटिन में जो कॉन्सेप्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, तो कॉन्सेप्ट या आइडिया क्या है कि आप एक फार फेच आइडिया लेके आते हैं और कनेक्ट किससे कर देते हैं, एक उस इमेज से जिससे ये कभी कनेक्ट हुआ देखा नहीं है आपने, ठीक है। अब इसकी मिसाल अगर आप दोबारा हम चलते हैं जॉन डन की अगर पोइट्री को आप देखें तो मैंने वहां पे एक आपको कंपस की मिसाल दी थी। तो कंपस जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का जो कि रैशनल चीज़ है उसका कोई ताल्लुक किसी भी सेंस में किसी स्पिरिचुअल चीज़ से हो सकता है या लव से हो सकता है,
बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन उसने मैथमेटिकल चीज़ का ताल्लुक वो लव दो एक कपल से बना दिया कि कंपास की जो दो उसकी लेग्स हैं, दे आर लाइक टू बडीज इन अ कपल, और वो टू बडीज हैं वो आपस में इस तरह ही कनेक्टेड है जिस तरह वो कंपास कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया एक फार फेच्ड इमेज, कि एक इमेज है, साइंटिफिक इमेज है, लेकिन आप उसको ला के लिटरेचर के साथ और लिटरेचर से भी आगे आप उसको इमेजिनेटिव तरीके से लव के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो इसको हम कंसीड करते हैं। और लिटरेरी टर्म्स में ये करवा क्यों रहा हूँ, ये पेपर के अंदर इस तरह ही आ जाती होती है, मतलब कि टर्म ऊपर लिखी होगी, नीचे डेफिनेशंस दी होंगी, इस तरह भी आ सकती है। ठीक है, कि आपसे पूछा जाए या एक स्टेटमेंट दे दी जाए, ठीक है, और यानी कि वो डेफिनेशन हो और नीचे लिटरेरी टर्म्स हो 4-5, और आपसे पूछा जाए ये कौन सा लिटरेरी टर्म है। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। एंटीथेसिस से भी काउंट हो सकता है इसमें। नहीं, एंटीथेसिस इज समथिंग एल्स। एंटीथेसिस तो बिल्कुल किसी का ऑपोजिट चीज होती है ना, और वो ऑपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक बंदा अगर प्रेजेंट किया है तो वो ऑपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस तरह नहीं होता कि उसको आप पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और दिखाया ऑपोजिट जा रहा हो। ठीक है, ऑपोजिट आइडिया है, लेकिन इट इज़ कनेक्टेड। वो जिस तरह उसने मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर डिफाइन किया था उसने, डॉक्टर जॉनसन ने, कि दे आर योक टुगेदर बाय वायलेंस। ठीक है, यानी कि वायलेंस वो मुराद ये कि लिमिट से बाहर निकल के उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एंटीथेसिस ये नहीं हो। एंटीथेसिस तो सिंपल वर्ड्स में ऑपोजिट आइडिया होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी लिटरेरी टर्म्स आज की। मैंने सिर्फ ये दो इसीलिए रखी हैं कि टाइम हमारे पास हमेशा शॉर्ट ही रहता है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ हमने आज करनी है वो है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन लूजली अगर हम अप्लाई कर रहे थे, हमने बड़ी दफ़ा इसको हम करते रहे हैं अप्लाई, तो पहले मैं ज़रा आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा बता दूं उस दौर के अंदर कि हिस्ट्री जो है वो कैसे चल रही थी और क्या सारा यानी कि सिलसिला था। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद होगा कि 1603 में क्वीन एलिज़ाबेथ जो है उसकी डेथ हुई है। ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद जेम्स वन जो है उसने रेंस जो है वो संभालनी है 1603 में। ठीक है, और जेम्स वन कहाँ तक गया है? 1625 तक। ठीक है, ये बातें आप याद लिखते जाएं या फिर आप इसे बाद में रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। ठीक है, जेम्स वन ने रेन कहाँ तक, यानी कि उसका जो दौरा हुकूमत है 1625 तक। ठीक है, और इसकी फिर डेथ हो गई, और इसकी डेथ के बाद 1625 में चार्ल्स वन जो है उसने गवर्नमेंट संभाली। ठीक है, अब चार्ल्स वन कौन है जिसके बारे में हम बात करते रह रहे कि इससे ये कुछ संभाला नहीं जा रहा था। जेम्स वन से भी कोई इतना संभाला नहीं गया और चार्ल्स से भी नहीं संभाला जा रहा था। कि इनके दौर में क्या हो रहा था कि प्यूरिटन्स जो कि एक माइनॉरिटी बन चुके थे, उन माइनॉरिटी थे क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में ही, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात है जो अमेरिकन लिटरेचर में ये हमें यूज़ करेंगे उसे इस बात को, लेकिन अभी भी बता देता हूँ कि क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में ये 1592 की बात है, जब न्यू इंग्लैंड के अंदर एक सेटलमेंट डेवलप की गई। ठीक है, और वो सेटलमेंट जो थी, न्यू इंग्लैंड इलाका है अमेरिका का। तो अमेरिका में जो फर्स्ट जो कॉलोनी बनाई थी इंग्लैंड वालों ने, वो कॉलोनी क्या थी? उसका नाम उसका नाम न्यू इंग्लैंड रखा। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने सारे जो प्यूरिटन्स थे उनको भेज दिया था। ठीक है, और एक शिप के अंदर सारों को बिठाया, यानी कि जो ज़्यादा बड़े बड़े थे ना, उन्हें कहा कि जाके अपनी सोसाइटी वहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है जी, और उनको वहाँ भेज दिया, उन्होंने जाकर वहाँ पे इस्टेब्लिश की सोसाइटी, और इसका जिक्र किसके अंदर है? द क्रूसिबल में है। ठीक है, क्रूसिबल में इसको हिट किया गया है। और अगर आपने इसको लिटरेचर में देखना हो, प्योरली इसके ऊपर लिखा गया है, तो एक नॉवल है द स्कारलेट लेटर। ठीक है, अमेरिकन राइटर का नाम मेरे जिन से निकल गया, क्या नाम है उसका, बहरहाल नाम मेरे जिन से निकल गया, स्कारलेट लेटर, बहुत ही मशहूर नॉवल है। और अगर आप वो पढ़ते हैं, उसके अंदर पूरी उसने प्योरली जो है ना वो दिखाया हुआ है कि किस तरह न्यू इंग्लैंड के अंदर, हाँ जी, हॉथॉर्न, वेरी गुड। तो हॉथॉर्न जो है उसने ये नावल लिखा है, और बड़ा क्लासिक किस्म का नावल है। ठीक है, एग्जाम के बाद आप पढ़ लीजिएगा। अभी अभी किसी नावल वगैरह को हाथ न लगाइएगा, अभी बस अपने इसी कोर्स पे रहें। तो उसके अंदर उसने प्यूरिटन सोसाइटी को ना बड़ा अच्छा डिपेक्ट किया। अच्छा जी, खैर,
इसके बाद किंग का जो रूल चल रहा है, ये जो चार्ल्स वन था, इसने पार्लियामेंट वगैरह सारा कुछ साइड पे किया हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ जो है वो चलता जा रहा था, इसका सारा सिलसिला चल रहा था इसका। और फिर इसी दौरान जो प्यूरिटन माइग्रेशन है इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड की तरफ, वो सारा कुछ चलता जा रहा है, ठीक है। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। और फिर इसके बाद सिविल वॉर होती है 1642 में, ठीक है। और सिविल वॉर के नतीजे में क्या हुआ था, चार्ल्स वन को बिहेड कर दिया गया था, यानी कि उसको सजा हुई कि ये इसको गर्दन उतार दी जाए, उसकी गर्दन उतार दी। और प्यूरिटन रूल यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। और क्रॉमवेल की गवर्नमेंट आ गई, क्रॉमवेल प्राइम मिनिस्टर था, और उसके साथ उसने पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश कर लिया। और इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ, ठीक है। इधर इंग्लैंड को डिक्लेयर कर दिया था, कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हो गया। अब कॉमनवेल्थ जो डिक्लेयर हुआ ये सिर्फ 3 साल तक काम चला, ठीक है। यानी कि क्रॉमवेल के अंडर 3 ईयर्स चला, 3-4 ईयर्स आप कह लें, ठीक है। क्रॉमवेल यानी कि जो रहा है, उससे पहले भी उसे कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और जब कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हो गया सिविल वॉर के बाद, तो उसके अंदर पार्लियामेंट आ गई, और किंग का रोल कैसा हो गया, बिल्कुल मिनिमाइज रोल हो गया, ठीक है जी। और इसी दौरान दो पार्टीज डेवलप हो गई, जिसको हम विग्स और टोरीज कहते हैं, ठीक है जी। विग्स जो हैं ये कौन थे, ये लिबरल्स हैं, आजकल जिनको लिबरल्स कहा जाता है, ठीक है, लिबरल पार्टी इंग्लैंड की। और लिबरल्स कौन थे, जो कहते थे कि किंग से ये रोल जो है वो छीन लिया जाए, जो प्राइमरी रोल है, और लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। और जो टोरीज थे वो उनके अगेंस्ट थे, वो कहते हैं नहीं भाई, किंग के पास सारा रोल होना चाहिए, और ये लोगों के पास इतना रूल जो है ना, रूल नहीं होना चाहिए, यानी कि ताकत नहीं होनी चाहिए। तो एक पार्लियामेंट की तरफ थे और एक किंग की तरफ थे, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, इसके अंदर इसका कोई एग्जाम के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको आगे जरूरत पड़ेगी जब आप पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, और उसके बाद क्रॉमवेल जो है उसे उतारा गया, और फिर रेस्टोरेशन स्टार्ट होती है 1660 से, ठीक है जी। 1660 ये रेस्टोरेशन का एंड टोरीज चार्ल्स टू से पहले थे, साइड बाय साइड, एवरीवन वाज वर्किंग साइड बाय साइड। ये इस तरह हम इनको नहीं कह सकते कि ये आज से शुरू हो रहे हैं और अब ये इस दिन से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उस दौर में हिस्ट्री को इस तरह कोई लिखने वाला था नहीं, और लिख क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि बैन हुआ हुआ था। ये जो प्यूरिटन दौर था, इसके अंदर इन्होंने एक प्रेस सेंसरशिप के ऊपर, वो जो हमने बताया भी था, डिस्कस किया था उस दिन, कि जॉन मिल्टन के पास लाइसेंस नहीं था और उसने लिख दिया था और उसको जेल हो गई थी, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि जेल गया नहीं, और उसको वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया कि चलो जी, और उसने उसके खिलाफ फिर वो लिखा भी था, एक पैम्फलेट भी लिखा था, ठीक है। तो उस वक्त सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी, और वो सेंसरशिप इसलिए नहीं थी, ये भी आज के ही इसके अंदर शामिल है, कि सेंसरशिप से मुराद ये नहीं होता कि आपने वल्गैरिटी को उसके अंदर नहीं आने देना, बल्कि सेंसरशिप से मुराद ये होता है कि मेरा ख्याल है ये टाइम जो है ना हमारा ओवर होने लगा है, मैं इसको दोबारा करता हूँ, बस 5 मिनट में।